नमस्कार साथियों। YouTube के लाइव स्ट्रीमिंग में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं हाजिर हूँ एक और नए टॉपिक के साथ। और आज का जो टॉपिक है, विषय वस्तु है भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित है, जिसे आप यूपीएससी के सिलेबस जीएस पेपर 3 से जोड़कर देख सकते हैं। आज का जो टॉपिक है वो दरअसल इन्वेस्टमेंट से संबंधित है, विच मीन्स भारत विगत वर्षों में एक निवेशक, यू कह ले तो निवेश गंतव्य के रूप में उभरा है और काफी तेज गति से उभरा है। इसके पीछे का क्या ड्राइविंग सेक्टर रहा, किन कारणों की वजह से विगत वर्षों में भारत एक उभरती अर्थव्यवस्था के साथ एक बड़े निवेशक के रूप में भी उभरा, इसके पीछे का क्या कारण है, तमाम चीजों को आज हम देखेंगे। उससे पहले साथियों एक बात तो कल आपने देखा होगा कि जो भी आपके दरअसल मैं उसे अनलिस्ट करके पहले अपलोड कर दिया था वीडियो को, जो भी आपको मिला था। दरअसल कल जो टॉपिक था वो चुनाव आचार संहिता एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके ऊपर चूंकि जैसे ही न्यूज ये आया कि दिल्ली में 2025 का जो विधानसभा चुनाव है वो होगा, तकरीबन 5 फरवरी को उसका वोटिंग है और फिर 8 फरवरी को उसका इलेक्शन, माफ कीजिएगा, काउंटिंग है इलेक्शन का दरअसल। तो उसी के जैसे ही वो शब्द ये सूचनाएं आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तरफ से, एक शब्द जो ज्यादा चर्चा में आया, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, तो मुझे लगा कि नहीं, इस पे बात की जानी चाहिए और उन लोगों को इस बात से अवगत करानी चाहिए कि क्या है चुनाव आचार संहिता और इसके क्या परिणाम है। तमाम चीजें जो भी थी हम लोगों ने तकरीबन 9 से 10 बिंदु जो थे, पॉइंट था, हम लोगों ने देखा, विस्तार से देखा। मेरी कोशिश ये थी कि 10 से 15 मिनट में खत्म कर दिया जाए, पर अंततः तकरीबन 40 मिनट के आसपास वीडियो का लेंथ हो गया। तो उसी प्रकार से चूंकि कल वीडियो आ गया था तो मैं लाइव नहीं आ पाया कुछ और कारणों से, पर हाँ, अगर मैं वीडियो दे दूं तो लाइव हो सकता है गैप हो जाए, अगर नहीं तो वीडियो तो आएंगे ही आएंगे। मतलब एक लाइव या फिर एक वीडियो आपको प्रतिदिन देखने को मिलेगा ही। तो आज लाइव के सेशन में मैं हाजिर हूँ और जिस टॉपिक के माध्यम से मैं आगे बढ़ूंगा उसका एक बार बता दूं। इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में भारत के आकर्षण में बाधा डालने वाली चुनौतियां और आकर्षण बढ़ाने के लिए भारत सरकार के द्वारा किया गया उपाय। अगर इसको अपने लेमन शब्दों में समझे तो विगत वर्षों में, एक बार मैं साउंड चेक कर लूं ताकि मैं आश्वस्त हो जाऊं इस बात से, किया गया उपाय। अगर इसको अपने लेमन शब्दों में समझे तो विगत, हाँ, ये तो सब सही है। तो अगर मैं ये कह रहा था कि अगर इसे सरल शब्दों में समझे कि जो टॉपिक आज सेंटर में है वो ये कि विगत वर्षों में आपने देखा होगा जब 2000 की शुरुआत हुई, तब हमारा पड़ोसी देश चाइना एक बहुत बड़े निवेशक कंट्री के रूप में उभरा और तकरीबन 1 से 2 दशक तक उनकी जो भी स्थिति रही दिनों दिन सुदृढ़ होती गई। आज भी उनके अंदर बहुत ज्यादा पोटेंशियल है चाइना के अंदर कि निवेशक को आकर्षित कर सके, लेकिन भारत इस रेस में पीछे था और विगत वर्षों में भारत भी इस रेस में आया है। और इसके पीछे का कारण क्या है, मतलब ये कि जो विश्व स्तरीय स्टार्टअप इकोसिस्टम चाहिए विश्व इकोनॉमी में, जो भी स्टार्टअप वाले कंपनीज हैं उनको भारत एक अच्छा ऑप्शन दिख रहा है। इसके पीछे का कारण क्या है, चलिए बिना समय गवाए देखते हैं। एक बार मैं फिर से बात बता दूं, मतलब ये कि किस टॉपिक के माध्यम से आगे बढ़ना। तो ये वैश्विक निवेश केंद्र के रूप में भारत का उदय, अगर एक सेंटेंस में कहूँ तो ये। तो पहली बात समझने का प्रयास करते हैं। एक बात और कही जाती है, जब मैं ये देख रहा था तो एक क्वेश्चन मेरे जहन में आया कि बात निवेशक का है, बात स्टार्टअप इकोसिस्टम का है। तो हालांकि वर्ल्ड बैंक ने जब डेफिनेशन दिया और कुछ बातें सुझाई कि जो भी प्रगतिशील देश हैं उनको ऐसा अपनाना चाहिए, तो उसमें बातें कही गई 4Ds की। मतलब ये कि आपका इकोसिस्टम बेहतर हो, आपके अंदर, आपकी इकोनॉमी के अंदर निवेश आए, उसके लिए 4D के ऊपर आपको काम करना होगा। वो 4D क्या है, आने वाले टॉपिक में आपको दिखेगा। पहला जो बिंदु ये समझने का प्रयास करेंगे कि भारत किस प्रकार एक आकर्षक निवेश स्थल बनता जा रहा है। मतलब क्या ड्राइविंग फैक्टर है, क्या कैटलिस्ट है जिसके माध्यम से भारत की स्थिति दिनों दिन सुदृढ़ होती गई। कई ऐसे आंकड़े में लेकर आया हूं जिसके माध्यम से आपको समझना और भी आसान हो जाएगा कि भारत की स्थिति आज से तकरीबन 1.5 दशक पहले क्या थी और वर्तमान स्थिति क्या है। विशेष तौर पे 2013 में जब
मेक इन इंडिया, यूँ कह ले तो आत्मनिर्भर भारत, एक बहुत बड़ा भारत सरकार के द्वारा चलाया गया योजना था। उसके बाद की स्थिति सुदृढ़ हुई और फिर दिनों दिन स्थिति और भी बेहतर होती चली गई। बहरहाल पहली जो कारण रही विच मीन सुदृढ़ होने का, वो कारण रहा सुदृढ़ आर्थिक विकास। जैसा कि मैंने आपको कहा, हालांकि भारत की जो ये है एफडीआई, तकरीबन 2014 के बाद की स्थिति, अगर 2000 से लेकर के 2023 तक अगर देखें तो 990 अमेरिकी डॉलर, 990 बिलियन अमेरिकी डॉलर भारत में एफडीआई के रूप में प्रवाह हुआ। ये आंकड़ा ये नहीं बताती कि बहुत ज़्यादा, यूँ कह ले तो गणितीय रूप से बहुत ज़्यादा पैसे हैं, जो भी है तमाम चीज़ें, वो मतलब ये आंकड़ा ये भी बताती है कि विगत वर्षों में भारत के अंदर जो पोटेंशियल है वो अपने यूँ कह ले तो प्रगतिशील अवस्था में होते हुए के बावजूद भी इतनी बड़ी आकर्षक एफडीआई यूँ कहें तो अपनी इकोनॉमी में बना पाने में सक्षम हो पाया। तो दूसरी बात ये कि जब भी ऐसी स्थिति किसी भी देश में होती है जहां एफडीआई का प्रभाव पड़ता है तो उसके कई आयाम होते हैं। उन एक आयाम में सबसे बड़ा आयाम क्या होता है? आर्थिक प्रगति। आर्थिक जो भी प्रगति है उसको सुदृढ़ करना। और जब भी आर्थिक प्रगति की बात होती है तो आर्थिक प्रगति दरअसल एक बहुत बड़ा टर्म है, एक अम्ब्रेला टर्म है आप कह सकते हैं। इसके अंतर्गत कई ऐसे शब्दावली है जिसको हम आने वाले अभी ये टॉपिक में समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पहला कारण बताया, क्या सुदृढ़ का कारण रहा आर्थिक विकास, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से जो पॉलिसी लाई गई भारत सरकार के द्वारा, माध्यम से जो दूसरा कारण या यूं कह ले दूसरा लाभ दरअसल जनसांख्यिकी लाभ, डिविडेंड बेनिफिशियरीज आप कह सकते हो। दरअसल एक कारण ये भी समझा जा सकता है कि हालांकि ये कारण नहीं है, क्योंकि यूरोप की कई ऐसी कंपनियां हैं जहां जनसंख्या भारत के मुकाबले नाम मात्र की है। आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझने का प्रयास करें, जितना पूरा यूरोप है, पूरे यूरोप की जनसंख्या तकरीबन 72 करोड़ के आसपास है। डेटा में पहले देखा था, वही 1 करोड़ के आसपास आप चेंज हो सकता है, मतलब 70 करोड़ के आसपास की जनसंख्या पूरे यूरोप की है, जबकि भारत की अकेले तकरीबन 140 करोड़ की जनसंख्या है। अगर हम चाइना को मिला दें तो तकरीबन 300 करोड़ के आसपास जनसंख्या पूरे विश्व का 2 देशों के पास है। तो महज जनसंख्या का होना ये बात का द्योतक नहीं है, इस बात को इंगित नहीं करता कि आपके अंदर विकास, आर्थिक विकास होगा। हाँ, अनेक कारणों में एक कारण है कि जनसंख्या है, तो चूंकि आपके पास कार्यबल है तो संभावना है अगर आप उसे स्किल देकर उत्पादन करना चाहें तो कर सकते हैं। भारत में ऐसी स्थिति रही कि जो डेमोग्रेटिव जो जनसंख्या रहा उसका लाभ मिला। तो दूसरा क्या कारण है? ये प्रगति का, जनसंख्या का होना। जनसंख्या होने से, हालांकि इसके ऊपर भी कई मतलब एक तर्क का विषय बन सकता है, वाद विवाद का विषय बन सकता है, बहरहाल उस पर जाने से बचेंगे। एक डेटा मेरे पास है जो ये बातें इस बात को बताता है कि आने वाले तकरीबन 5 सालों में, तकरीबन मान लिया जाए 2030 के आसपास, भारत की जो कार्यबल जनसंख्या है विशेष तौर पर युवाओं की, वो तकरीबन 152, रफली मानकर चले 150 करोड़ के आसपास सिर्फ युवा होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं उज्जवल भविष्य है, विशेष तौर पर भारत की अर्थव्यवस्था के लिए। फिलहाल जब वो जनसंख्या 2011 में हुआ था तो 121 करोड़ के आसपास हमारी कार्यबल जनसंख्या थी, युवा की जनसंख्या थी। और अभी तक भारत देश का सबसे युवा, विश्व का सबसे युवा देश है और 2040 तक ये स्थिति बनी रहेगी। इसके बीच बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, जिसको भारत सरकार को एक आप कह सकते हो पोटेंशियल को यूज करने के लिए कई ऐसे योजनाएं हैं और भी लाने की आवश्यकता है। बहरहाल, तो जनसंख्या के लाभ में क्या बात कहा हमने कि हमारे पास बहुत ज्यादा जनसंख्या है, तो हालांकि फिर से रिपीटेशन हो जाएगा, बातें हो गई। एक चीज और, जनसंख्या के ही आधार पर अगर हम देखने का प्रयास करें कि जनसंख्या होने मात्र से आपको कैसे लाभ मिल सकता है अर्थव्यवस्था में, तो जनसंख्या, एक सेकेंड, ये बफरिंग सही है, खैर दरअसल कुछ टेक्निकल इशू के कारण मैं ये कहना चाह रहा कि कोई भी देश आपकी जनसंख्या की ओर आकृष्ट क्यों होगा? तो क्योंकि भारत के पास एक युवा जनसंख्या है। युवा जनसंख्या का लाभ क्या, अगर एक पर्सपेक्टिव से देखना चाहे तो पहली बात तो ये कि ये तकनीकी प्रेमी होते हैं,
स्वाभाविक तौर पे जो जेन जी जेन जेड जनरेशन के युवा हैं, जिनके अंदर अभी रिस्क लेने की क्षमता है, वो कहीं ना कहीं तकनीकी प्रेमी होते हैं। और जो भी नए नए स्टार्टअप की अवस्था को सुदृढ़ करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, उनको कोई किसी प्रकार का वो हो या ना हो, वो तकनीकी प्रेमी हो, मतलब ये कि उनको एक टेक्नोलॉजी का समझ हो। अगर समझ ना भी हो तो उनके अंदर एक उत्कंठ इच्छा हो कि हाँ वो तकनीक को समझे, वो विस्तार से उन तमाम चीजों को देखे, जिसके माध्यम से उनकी जो भी बिजनेस है वो संचालित होगी। तो चूंकि भारतीय युवाओं में एक तरीके से तकनीकी जो खामियां वो तो रही है, लेकिन काफी हद तक, काफी स्तर में, काफी बड़ी जनसंख्या में तकनीकी के साथ चलने वाले युवाओं की भी संख्या ज्यादा है, जिसके माध्यम से जो एफडीआई है, जो बाहर की कंपनियां है, वो आकर इन्वेस्ट करती है। तो दूसरा फायदा जनसांख्यिकी में युवाओं का इस तरीके से तकनीकी प्रेमी होना भी है। तीसरी जो ये मतलब कारण रहा जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश की स्थिति सुदृढ़ हुई, वो है अवसंरचना का विकास। आपने सुना होगा दरअसल भारत एनआईपी विच मीन्स क्या था, हाँ नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन करके एक योजना शुरू किया गया था दरअसल 2020 के आसपास, जिसमें यह बातें कही गई थी कि 2025 तक, फिलहाल जो भी करंट ईयर चल रहा वहाँ, यहाँ तक भारत की जो इकोनॉमी है उसको तकरीबन 5 ट्रिलियन के आसपास ले जाना है। हालांकि जो एनआईपी है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन प्रोग्राम, वो एक छत्रक विच मीन्स अम्ब्रेला योजना था। इसके अंतर्गत बहुत सी चीजें थी जिसका लक्ष्य अंततः ये था कि भारत की इकोनॉमी को बेहतर करने हेतु आने वाले 5 सालों में 5 ट्रिलियन पहुंचाने तक जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हेतु बुनियादी अवसंरचना होना चाहिए, उसको बनाया जाए। ये लक्ष्य ने, आपको जानकर हैरानी होगी, इसके कारण मतलब सिर्फ एक योजना के माध्यम से भारत में तकरीबन, डेटा तो मेरे ध्यान में नहीं है, पर सैकड़ों मिलियन, अगर तकरीबन 200 बिलियन के आसपास जो 200 बिलियन डॉलर है, वो एफडीआई के रूप में आया सिर्फ इस योजना को देखते हुए। मतलब ये, जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ कि कंपनियां जो है ना, विशेष तौर पे जो एफडीआई वाले कंपनियां होते हैं, वो आकर्षित कैसे होते हैं। मान लीजिए आपको आने वाले समय में किसी भी क्षेत्र में उनको उज्जवल भविष्य दिख रहा, तो वो पहले से सतर्क हो जाती है कि हमको इस फील्ड में आना है। क्योंकि भारत की जो नीति थी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है, विशेष तौर पे लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन आदि आदि को बेहतर करना है। चूंकि ये सब जो क्रियाविधि है आपके इकोनॉमी का दिल है, हार्ट है। अगर ये प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया तो फिर इकोनॉमी को अगर शरीर माने तो प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। तो इसके मतलब सुदृढ़, मतलब बेहतर करने के क्षेत्र में जो सरकार ने योजनाएं लाई, इन योजनाओं को देखते हुए एफडीआई वाले जो भी जो कंपनीज थे, नाम पता नहीं क्या क्या है, बाहर की कंपनियां थी, अमेरिका की थी, फिर इंग्लैंड की, ब्रिटेन की थी, 2-3 कंपनियां थी जिन्होंने भारी मात्रा में आकर इस क्षेत्र में निवेश किया। मैं ये बताना चाह रहा था भाई कि कंपनियां, एक तो ऐसी कंपनी होती है जो वर्तमान अवस्थाओं में आएगी, पैसे लगाएगी और फिर लाभ मुनाफा जो भी है वो उसका हिस्सेदार बनेगी। दूसरी कई प्रकार की कंपनियां ऐसी होती है जो आपके दूरदर्शिता पे को ध्यान में रखती है कि आने वाले भविष्य में आप किसी सेक्टर को लेकर क्या आपकी नीतियां अपनाई जा रही। यदि वो नीति बेहतर है, यदि वो नीति का स्ट्रेंथ आधार बेहतर है, तो वहीं से वो वहां यूं कहते इन्वेस्ट करना शुरू कर देती है। क्योंकि 2 साल, 4 साल, 10 साल के बाद उनको बहुत ज्यादा मुनाफा होगा अगर उस तरीके से सरकार के साथ मिलकर काम करेगी। तो वही बात यहाँ भी कही गई कि जो अवसंरचना का विकास हुआ, उसके माध्यम से अनेकों अनेक एफडीआईज आए और अंततः जो अवसंरचना वो बेहतर हुआ और विकास की प्रगति का कारक बना। तो ये बातें थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2025 तक जो उद्देश्य है भारत का 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का, हालांकि एक मतलब एक सेंस बनता है, अगर आप ट्रिलियन के सेंस में देखना चाहेंगे तो मुझे ध्यान में आया ये बात, ये अगर 2014-15 के आसपास की जो 60 रुपए के आसपास जो एक्सचेंज रेट था डॉलर का, अगर उसके सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो 5.23 के आसपास, ट्रिलियन के आसपास क्रॉस कर चुका है भारत की इकोनॉमी। लेकिन अभी जो दरअसल एग्जैक्ट सिचुएशन है इन द सेंस ऑफ डॉलराइजेशन के क्षेत्र में, वो ये मतलब डॉलर के एक्सचेंज रेट के क्षेत्र में 3.39 ट्रिलियन डॉलर, मतलब 3 से 4, 3.5 से लेकर के 4 ट्रिलियन डॉलर के मध्य में भारत की जो आर्थिक व्यवस्था है, जो कुल ये है, वो बना हुआ है। तो यहाँ ये समझने की बात है कि ये जो ट्रिलियन का संदर्भ है, ये डिपेंड करता है एक्सचेंज रेट ऑफ डॉलर का। अगर डॉलर आज अगर हम $50 के आसपास कर दें तो 5.5-6 ट्रिलियन के आसपास हो जाएगा। वही अगर 100 के आसपास कर दें तो 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर के आसपास हमारी इकोनॉमी बन जाएगी। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, आपको ये बात समझना है कि ये जो ट्रिलियन वाला खेला है ना, ये दरअसल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है,
ये क्या इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। अगर डॉलर कमेगा तो भारत की जी स्थिति बढ़ेगी, तो इनवर्सली डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये बात समझने की आवश्यकता थी। खैर, अगला जो बिंदु है जिसके माध्यम से भारत की स्थिति बेहतर हुई वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार। भारत दिनों दिन इस बात को प्रयास कर रहा है, भारत सरकार दरअसल भारत सरकार कहने से बचना चाहिए, क्योंकि भारत सरकार को जैसे ही हम नाम लेते हैं भारत सरकार का, तो उसमें जो प्राइवेट प्लेयर है उनको कहीं ना कहीं आप ये कर दे रहे हो। बहरहाल, लेकिन ओवरव्यू में भारत सरकार कहने का मतलब तमाम कंपनियां भी आ जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की नीतियों का सीधा सा प्रभाव प्राइवेट कंपनियों के ऊपर भी पड़ता है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि 2016-17 के बाद भारत सरकार ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने हेतु, एक बार मैं बता दूं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता क्या है। सीधे तौर पे कहें, अगर मैं जॉब या फिर किसी प्रकार की स्टार्टअप या एफडीआई या निवेश आपके क्षेत्र में करता हूँ, एग्जाम्पल के तौर पे लेता हूँ, मान लीजिए मैं ब्रिटेन का कोई कंपनी हूँ, क्या नाम है उसका, वोडाफोन। वोडाफोन आपको पता होगा, ब्रिटेन की कंपनी है, इंग्लैंड की कंपनी है। वहाँ वो कंपनी काफी पहले आई, मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले रहा कि फिलहाल आई, आपके इकोनॉमी में आया, इन्वेस्ट करा उन्होंने। इन्वेस्ट करने हेतु कई बार आपको तमाम चीजें देखनी होती है, जिसमें पहली बात होती है कि भूमि का अधिग्रहण, वो आएगा, टावर लगाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करने हेतु तमाम चीजें ना उसको जमीन वगैरह वगैरह चीजें होंगी। यहाँ क्या है, एक एग्जाम मतलब एक बात मैं बता दूं, भारत में जमीन को लीज पे लेने देने वाली जो सिचुएशन है, इसको संचालित करने हेतु, इसको रेगुलेट करने हेतु अभी भी कोई स्पष्ट कानून नहीं है। 2013 में एक कानून आया था, लेकिन वो इतना सुदृढ़ नहीं हो पाया, या फिर यूं कह ले उसका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर तरीके से न होने का कारण, एक कारण ये भी, सॉरी, न होने के कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रभावित हुआ। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब क्या, कि अगर मैं करने आया हूँ आपकी इकोनॉमी में व्यापार, तो मुझे ज्यादा से ज्यादा समय ना बिताना पड़े, मुझे कभी XYZ की जगह पे, मतलब कहीं बैंक, क्या बोलते हो, लाइसेंस, मतलब लाइसेंस लेने के लिए जो भी चक्कर लगाने पड़ते हैं, ना लगाना पड़े। तो जितना आसानी से आप बिजनेस कर पाओगे उसी को कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। हालांकि ये बातें मैं भी जितना समझ पा रहा हूँ वो ये कि ये सब जितना आसान है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ये कर पाना, मतलब ज्यादा से ज्यादा जो भी कॉर्पोरेट है उसके पक्ष में दे पाना, इसके कई निगेटिव पक्ष भी हैं। अगर आपने बेहतर तरीके से, कहते हैं ना कि जल्दबाजी में आकर उन्हें अपना स्पेस दे दिया, तो कई ऐसे भारतीय अर्थव्यवस्था में आज भी लूप होल है जिसको वो यूज करके भारत की अर्थव्यवस्था को ये कहें तो प्रति संतुलित कर सकता है, नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकता है। तो कई चीजें होती है जो सही होती है, कई चीजें होती है मतलब नुकसान भी दे जाती है। तो जल्दबाजी के चक्कर में भारत सरकार के लिए होता है ऐसा, मतलब ये है, चुनौती रहता है कि जल्दबाजी के चक्कर में अगर हम तमाम कंपनियों का आश्रय दे दें तो समस्याएं आएंगी। तो खैर वो तो वाद विवाद की बात है। मैं यह कहना चाह रहा कि भारत सरकार 2016-17 के बाद से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को सुदृढ़ किया, कंपनियों को जल्दी से जल्दी जो भी तमाम चीजें हैं मुहैया कराई, ताकि लोग आए, एफडीआई आए और भारत की अर्थव्यवस्था आगे बढ़े। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट था कि विश्व के 142 बैंकों में भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के पर्सपेक्टिव से देखा जा रहा, तो 1 आउट ऑफ 142 कंट्रीज, इंडिया लाइज ऑन 38th, विच मीन्स 142 से 2016 की बात है ये, तकरीबन 16 में रिपोर्ट आई थी, मतलब 16 में रिपोर्ट ये हुई थी, 2019 में रिपोर्ट आया था दरअसल, ये 2019 के आसपास का रिपोर्ट है। 16 में तो हालांकि ये बात भी ध्यान में आ गया, चूंकि बहुत बड़ी बात इस पर आई थी, आर्टिकल में लिखा था, मतलब ये कि 2016 में भारत की ऐसी कोई भी स्थिति नहीं थी जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रॉपर तरीके से चिन्हित किया जाए। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कहा कि 2016-17 के बाद से ही सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने के क्षेत्र में काम किया। 2019 आते आते भारत की जो स्थिति थी तकरीबन 38वां स्थान हो गया 142 में, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट कहता है। लेकिन चूंकि हम भारत इकोनॉमी है विश्व के टॉप 3 और टॉप 3 इकोनॉमी में आने का महत्वाकांक्षा है, आने का प्रयास है, तो उसके लिए आपको और बेहतर करने की जरूरत है। 35वां जो स्थान है आप कम से कम 5, 2, 4, 5 में लेकर आए। खैर, तो एक चीज और, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है ना, जो जीएसटी लागू हुआ, जीएसटी लागू होने का मैं 10 से 20 या कई कारण, नकारात्मक कारण मैं जो गिना सकता हूं, लेकिन एक कारण जो सकारात्मक पर्सपेक्टिव से देखा जाता है वो ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करता है जीएसटी का आना। क्योंकि बहुत सी चीजें, बहुत से जो कैलकुलेशन है वो एक बार आपको कर दिया जाता है, आपको बार बार स्तर दर स्तर चीजें स्थापित नहीं करनी पड़ती है। तो जीएसटी आने मात्र से भी एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का जो कह ले तो स्थान बना। अगला
जो पांचवा है वो जैसा कि मैंने आपको बताया ही, कॉम्पिटिटिव लेबर कॉस्ट, विच मीन प्रतिस्पर्धी श्रम बल। प्रतिस्पर्धी कहने का मतलब ये हुआ ना, कम पैसों में ज्यादा से ज्यादा काम हो जाना। भले ही इसको कई तरीके से बताया जा सकता है वगैरह वगैरह डेफिनेशन के तौर पे, पर लेमन शब्दों में ये कहें कि कम पैसा दो, ज्यादा से ज्यादा काम निकलवाओ। भारत की अर्थव्यवस्था में ऐसा संभव है। ये व्यवहारिक समझ बताती है। हालांकि इसे ऐसा नहीं, आप मेंस में या फिर किसी भी क्षेत्र में ऐसा नहीं कह सकते, पर समझने के सेंस में ये बातें समझी जा सकती है कि भारत में जो निवेश आया उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि कम पैसों में ज्यादा ये कर रहे हैं। जैसे कि अगर आप जिस भी टेक्नीशियन विच मीन्स जो इंजीनियरिंग क्षेत्र में है, अगर उनको आप जैसे यहाँ अगर काम कर रहे हैं, मान लीजिए आपको प्रति वर्ष 3 लाख रुपीस का अगर उनको पैकेज मिल रहा है, या फिर 5 लाख, 3 लाख तो साल भर में कम है, मिनिमम 10 लाख 12 लाख मिल रहे हैं, तो वही अमेरिका में अगर व्यक्ति काम देगा, अपनी सेवाएं देगा, सर्विस देगा, तो वो करोड़ों में हो सकता है। तो भारत में ऐसी स्थिति है कि कम पैसे देकर ज्यादा से ज्यादा काम दिया जा सकता है। तो ये भी एक उत्प्रेरक का क्षेत्र रहा, ये भी एक कहीं ना कहीं आगे बढ़ाने की स्थिति में योगदान दिया। छठा विच मीन्स नेक्स्ट पॉइंट है उपभोक्ता बाजार में वृद्धि। इसको कैसे देखेंगे हम लोग? स्वाभाविक तौर पे एक बात आपको समझ में आता होगा कि जब भी हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी में जब तक डिमांड और सप्लाई का ये संतुलन है तभी तक सही है, नहीं तो अगर दोनों में से कोई भी एक भी कुछ देर के लिए भी अगर बेमेल हुआ तो एक बहुत बड़ी समस्याएं बन जाती है। तो इसी सिलसिले में ये बातें कही गई कि भारत में एक, पहली बात तो ये कि पूरे विश्व का कुछ दिन पहले तक जो पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या के जो रेशियो तकरीबन 17% था, अभी 17.78, आप 18% अगर रफली मानना चाहें, तो जितनी दुनिया में लोग हैं 18 लोग सिर्फ और सिर्फ भारत में हैं। तो भारत में इतनी बड़ी जनसंख्या, और एक चीज और, अगर आप इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ते हो आप, तो आपके जहन में ये बातें आती होंगी कि भारत जो भी किसी भी देश की, भारत ये नहीं है, ये आप निरपेक्ष तरीके से देख सकते हो, ये कि जो जनसंख्या है पूरे देश की, उनमें से कौन से, चूंकि पता होगा कि पहले लोअर मिडिल क्लास, उसके नीचे और जाए तो गरीब वगैरह, वैसे करके दो ही आप मानकर चलो, एक एलिट वर्ग, एक मध्यम वर्ग। तो जो इकोनॉमी में पार्टिसिपेंट होता है विशेष तौर पर डिमांड को जनरेट करने में, वो ज्यादा से ज्यादा दरअसल मध्यम वर्ग का होता है। और 2030 तक एक डेटा आया है हमारे पास कि जो मध्यम वर्ग का ये है प्रतिशतता है तकरीबन, वो भारत के पूरे जनसंख्या का तकरीबन 47% हो जाएगा। मतलब ये कि अगर आप ये जानना चाहें नंबर में, तो 715 मिलियन के आसपास। आप सीधा सा ये समझे, अभी भारत की जो जनसंख्या है तकरीबन 1600 माफ कीजिएगा 1600 मिलियन के आसपास है, सॉरी 1400 से 1500 है, अनुमान है कि 1600 हो जाएगा। तो उन 1600 या 1500 मिलियन में 700 मिलियन के आसपास जो जनसंख्या है वो मध्यम वर्ग का होगा। और ये इतिहास, आर्थिक इतिहास ये बताती है कि अर्थव्यवस्था में सबसे ज्यादा भागीदार मध्यम वर्गीयों का ही होता है, विशेष तौर पर डिमांड को क्रिएट करने में। तो चूंकि भारत का भविष्य उज्जवल इसलिए भी है विशेष तौर पर इकोनॉमी के सेक्टर में, चूंकि मध्यम वर्गीयों का उभार होगा। अभी 460 मिलियन के आसपास मध्यम वर्ग की जनसंख्या है। 2030 में 5 साल में 710 या 715 मिलियन जो मध्यम वर्गीय हैं उनकी जनसंख्या हो जाएगी। तो अगर जनसंख्या बढ़ती है, उन ग्रुप की जो डिमांड बढ़ाएगा, तो स्वाभाविक तौर पे इकोनॉमी में जो डिमांड को फुलफिल करने वाली कंपनीज हैं वो भी बढ़ेंगी। तो इस स्तर से भी देखा जाए तो निवेश आने की संभावना आने वाले दिनों में और प्रबल है और उज्जवल है। तो प्रतिस्पर्धा श्रम लागत जैसी स्थिति को हमने देखी। अगला है खैर ये तो देख ही लिया। अब है सामरिक भू राजनीतिक स्थिति। ये क्या है? मतलब इसको यूं समझे कि बिजनेस चलाने के लिए कई चीजें की आवश्यकता होती है, व्यापार करने हेतु कई चीजों की आप कह सकते जरूरत पड़ती है, लेकिन उन तमाम जरूरतों में एक जरूरत, एक विशेषता इस बात की भी होती है कि आपके दुकान की या फिर आपके वर्किंग जो एरिया है उसकी स्थिति क्या है। अगर आप मेन बाजार में आपके, मैं एग्जांपल के तौर पे समझाना चाहूँ, अगर बड़े बाजार के मेन बाजार में आपकी दुकान है तो स्वाभाविक तौर पे बिजनेस या व्यापार है वो बेहतर होगा। अगर ग्रामीण प्रदेश में है तो स्वाभाविक तौर पे कुछ ना कुछ यूं कहें तो सापेक्षता कम होगा।
वही बातें कही जा रही कि चूंकि भारत की स्थिति हिंद महासागर के क्षेत्र में है, और आपको जानकर यह हैरानी होगी कि दुनिया का जितना भी व्यापार जो जलीय मार्ग से होता है, उसमें तकरीबन 50% के आसपास सिर्फ और सिर्फ हिंद महासागर के क्षेत्र से होता है। और हिंद महासागर के क्षेत्र से इतना ज्यादा दुनिया का तकरीबन 50% के आसपास व्यापार का होना, और यहाँ भारत की उपस्थिति का होना भी एक तरीके से निवेश को आकर्षित करता है। क्यों? क्योंकि कई कारण होते हैं ना, जैसा कि हालांकि ये तो और फिर विषय पर उल्लेख हो जाएगा, मैं यहाँ करने से बचूंगा, पर एक कारण ये भी है भारत की स्थिति कहाँ है, जो ये हिंद प्रशांत महासागर है वहां। तो एक चीज और, जब हम हिंद प्रशांत महासागर की बात करते हैं और व्यापार को, स्नीजिंग क्यों आ रही मुझे, माय गॉड, हिंद महासागर की बात करते हैं और व्यापार की बात करते हैं, तो मुझे एक क्वाड जैसा शब्द सुनाई देता है। दरअसल क्वाड बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, पर चूंकि हम निवेश की बात करें तो निवेश की स्थिति बेहतर होना भी बहुत पुराना नहीं है। क्वाड में दरअसल आप देख लो ना, 4 देशों का समूह है। आप ऊपर चले जाओ जापान, नीचे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ कॉर्नर पे, ये जो प्रशांत महासागर है उसकी बात कही जा रही। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड अमेरिका, ये जो 4 देश हैं ये क्वाड के नाम से जाने जाते हैं। और इनकी जो भूमिका है विशेष तौर पे वैश्विक व्यापार में, वो अत्यधिक है, वो बहुत ज्यादा है। और जब भी आप व्यापार संचालन से संबंधित नियमावली की बात करते हैं, उन नियमावली को सुदृढ़ करने में विशेष तौर पे हिंद महासागर की जो भी नियमावली है उसमें क्वाड का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्वाड का समन्वय होना भारत के लिए भी एक प्रॉपर, आप कह सकते हो, कैटलिस्ट, जिसमें उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्योंकि सबसे बड़ी इकोनॉमी है, यू कह लेते हो, क्या नाम है, अमेरिका की, अगर वो आपके साथ है क्वाड के रूप में, तो स्वाभाविक तौर पे आपको मदद मिलेगा। और मदद महज यातायात या फिर निर्यात में नहीं, एफडीआई जैसी चीजों को भी देखने को मिलेगी। और एफडीआई आना ही निवेश का द्योतक है। तो सामरिक स्थिति को अगर आप जोड़कर देखें क्वाड के साथ, तो क्वाड और सामरिक स्थिति भी एक तरीके का, यू कह ले तो, कारण है जिसके माध्यम से भारत सरकार की ये जो अर्थव्यवस्था उसको बेहतर करती है। अब है बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम। आपको पता होगा कि पता नहीं होगा तो ये मैं बता दूं कि 2016 के पहले भारत के अंदर ये बातें कही जाती थी कि स्टार्टअप का कोई भी विशेष, यूं कह ले तो, माहौल नहीं है। भारत की कहीं भी गिनती नहीं की जाती थी। लेकिन विगत वर्षों में भारत ने जो एक माहौल देने का, भारत सरकार ने विशेष तौर पे अपनी इकोनॉमी में जो एक माहौल बनाने का काम किया, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सुदृढ़ करने की जो एक प्रयास किया, वो प्रयास इतना सफल हुआ कि एक बार के भारत को महज एक शब्द यूज होता है, पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं, सपेरों का देश करके संबोधित किया जाता था। वही भारत आज पूरे दुनिया में तीसरे नंबर पे इकोसिस्टम, विशेष तौर पे जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसके बेहतर इकोसिस्टम के रूप में तीसरे स्थान पर आता है। तो स्टार्टअप के क्षेत्र में तीसरे स्थान पे आना भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और भारत जल्द ही आने वाले समय में अपनी स्थिति जो है वो और सुदृढ़ करेगी, दूसरे या पहले स्थान पर आएगी। तो इस बात को भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सिर्फ और सिर्फ महज, क्या उसको कह सकते हैं, सॉरी एक सेकेंड, मैं ये कह रहा था कि सिर्फ और सिर्फ जो सही तो है, सॉरी, हाँ, बेहतर स्टार्टअप इकोसिस्टम की मैं बात कर रहा था, जैसे कि मैंने आपको बताया। और एक डेटा मेरे पास था इससे जुड़े, वो ये था ना, वर्ल्ड बैंक ही ये बात दरअसल अपने रिपोर्ट में जारी किया था। वो ये कि 2016 में भारत कहीं भी नहीं था, और आने वाले तकरीबन 2019 तक जो है वो 38वें स्थान पे वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, और अभी स्टार्टअप इकोसिस्टम में तीसरे नंबर पे है। तो ये बातें स्वाभाविक तौर पे आप कह सकते हो कि एक भारत के भविष्य के लिए उज्जवल भविष्य का एक द्योतक है। मैं ये दरअसल ये बताना चाह रहा कि कोविड की जो स्थिति रही,
उसमें पूरी दुनिया की इकोनॉमी प्रतिकूल व्यवस्थाओं से लड़ा, जूझा, आप जो कह सकते हो। लेकिन उसके बावजूद भी भारत की अर्थव्यवस्था का इस तरीके से आगे बढ़ना किस बात की ओर इशारा करता है? एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूं, दरअसल एक डेटा मैं बताऊं कि जो इकोनॉमी के बाद की रिकवरी है, के आकार की, मतलब अगर आप ये देखेंगे इकोनॉमी, तो के शेप इकोनॉमी रिकवरी भारत की रही। लेकिन विश्व की अर्थव्यवस्था औसतन जहां 3 से 4% के आसपास बढ़ोतरी किया, रिकवरी किया, वहीं भारत की इकोनॉमी ने तकरीबन 7% के आसपास अपनी जो भी ग्रोथ रेट है उसको कायम रखा। तो एक सवाल, एक नजरिया आपको यहाँ बनता है कि आखिर क्या भारत की इकोनॉमी में ऐसा क्या है, कितने प्रतिकूल परिस्थिति के बाद भी वर्ल्ड इकोनॉमी जो 4% के आसपास से बढ़ रही, भारत की इकोनॉमी वही 7%, लगभग दोगुने के रेट से आगे बढ़ रही। इसके पीछे का क्या कारण है? तो यही कारण आप वहां भी बता सकते हो। मैं इसलिए ये बातें कहा चूंकि जब मैं मेंस का सवाल देख रहा था तो कुछ ऐसा ही कंसेप्ट वहां पूछा गया था। तो उस तरीके के ये अगर प्रश्न आए तो ऐसे आंसर को आप वहां रख सकते हो। अगला जो कारक है जिसके माध्यम से भारत में जो निवेश की स्थिति है वो सुदृढ़ हुई, रिन्यूएबल एनर्जी का प्रमोशन। आपको पता होगा कि 2023 में भारत सरकार ने एक लक्ष्य निर्धारित किया कि आने वाले 2030 तक भारत की जो एनर्जी सेक्टर है वहां से रिन्यूएबल ऊर्जा क्षेत्र जो है वहां से तकरीबन 500 गीगावाट एनर्जी उत्पादन करना है। 2023 में ये 170 गीगावाट के आसपास था। जो लक्ष्य को पहुंचाना कहाँ है? 500 गीगावाट के आसपास। तो ये भी एक बात ये भी है कि यूरोपीय कंपनियां इस बात को भी कहीं ना कहीं आपको कह सकते हो तवज्जो देती है कि आपके देश में जो एनर्जी का व्यवस्था है, सोर्स ऑफ एनर्जी वो क्या है। अगर रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से आप तमाम ऊर्जा, जो भी ऊर्जा है उसका उत्पादन है, तो जो विशेष तौर पे यूरोपीय कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, वो इसको प्रमोट करती है और ज्यादा एफडीआई का प्रवाह करती है। ये भी एक कारण रहा जिसके माध्यम से आप कह सकते हो भारत के निवेश सेक्टर बेहतर हुआ। यूं कहे तो आने वाले समय में और बेहतर होगा भी, क्योंकि भारत तभी तो शुरुआत ही हुआ है। 2017 तक कुछ भी नहीं था, 2016 तक कुछ भी नहीं था। ये मैं किसी पार्टिकल जो ये भी चीजें हैं पॉलिटिकल पार्टी से तटस्थ होकर बातें कर रहा, सिर्फ इसलिए पारदर्शिता के साथ कि मैं अगर स्टूडेंट हूं तो मुझे किन चीजों को देखना है। और एक एक डेडलाइन होती है, विच मीन्स एक आप कह सकते हो जहां से आप मतलब दो कहते हैं ना, आप एक जगह, आप ऐसी जगह खड़ा होना चाहते हो जहां दोनों चीजें आपको दिख सके। तो चूंकि मुझे भारत की उस अवस्था को भी देखना है जहां कुछ भी नहीं था, और उस अवस्था को भी देखना है जहां सब कुछ है, और इसका डेडलाइन तकरीबन 16-17 के आसपास होता है। तो मैं बार बार 16-17 कर रहा हूँ। नहीं तो कई लोग ऐसा सोच सकते हैं चूंकि उस वक्त एनडीए की सरकार आई तो संभावना है कि कहीं उसके जो भी मानसिकता है उससे उत्प्रोत। ऐसा कुछ भी नहीं। एज ए स्टूडेंट आपको न्यूट्रल होने की आवश्यकता है, और जो सही है वो सही और गलत है गलत करने की मादा होनी चाहिए। बहरहाल आप जब भी इस तरीके का आंसर लिखोगे तो उसमें स्वतः आप रिफ्लेक्ट हो जाता है कि विच टाइप्स ऑफ मेंटेलिटी यू हैव। बहरहाल अगली दरअसल मैं ये बात कर रहा था, जो अगला पॉइंट है जिसके माध्यम से भारत में निवेश का जो स्थान है वो बेहतर, वो है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना। एक बहुत बड़ी उपलब्धि जब भी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आती है, विकास की बात आती है, तो जो यूपीआई है उसका जिक्र जरूर होता है। 2023 में तकरीबन 117 बिलियन, नॉट मिलियन, नॉट लाख एंड करोड़, विच मीन्स कितना होगा आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। 117 बिलियन टाइम्स ट्रांजैक्शन हुआ सिर्फ भारत में एक साल में, जो कि विश्व के अन्य देशों में अगर आप काउंटिंग करना चाहें तो उसे बहुत ज्यादा। सेकेंड एक कहीं था, मैं सोचा मैं आपको बताऊंगा। हाँ, एक सेकेंड में दरअसल मैं लिख कर लाया हूँ 3729 प्रति सेकेंड, 3729 यानी 3729 टाइम्स ट्रांजैक्शन का होना यूपीआई के द्वारा भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर, विशेष तौर पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या ये है स्थिति है उसको इंगित करता है, उसको यूं कहें तो सुदृढ़ करता है। तो ये भी एक बात रही कि जब चूंकि तमाम चीजें जो वर्तमान अर्थव्यवस्था में बढ़ रही, उसमें आज से 200 साल या 100 साल पहले चले जाए तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसी कोई स्थिति नहीं थी। वहां सिर्फ मैनुअली होता था, जो भी चीजें थी पारंपरिक तरीके से होती थी। लेकिन चूंकि अर्थव्यवस्था का स्वरूप बदला, इसमें डिजिटली जो इक्विपमेंट है, विशेष तौर पर आईओटी जैसी स्थिति वो सुदृढ़ हुई। उसके जो भी क्रियाविधि है वो ज्यादा से ज्यादा भागीदार बने व्यापार को सुनिश्चित करने में। और जिस भी देश का, जिस भी अर्थव्यवस्था का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति बेहतर होगी, अभी ही नहीं आने वाले समय में भी ये स्थिति अगर ऐसी रही तो वो अर्थव्यवस्था को और मजबूत बनाएगी, सुदृढ़ करेगी।
तो ये थे तकरीबन मैंने 10-11 कारण बताए, जिसका सीधा सा श्रेय जाता है कि जिसके कारण भारत की अर्थव्यवस्था में निवेश की स्थिति सुदृढ़ हुई, निवेश की जो एक परंपरा है वो बढ़ा। अब हम ये देखेंगे कि निवेश गंतव्य विच मीन्स इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन को और भी सुदृढ़ किया जा सकता है। खैर वो तो बात के आगे देखेंगे कि भारत सरकार ने क्या किया। अभी हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इसको सुदृढ़ करने हेतु भारत सरकार के समक्ष क्या चुनौतियां हैं, भारत के सामने क्या चुनौतियां हैं। तो एक सेकेंड, ये भाई ये ऑफ क्यों हो जा रहा। खैर अब है निवेश गंतव्य बीच में इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन हेतु भारत के सामने क्या क्या चुनौतियां हैं, उनको देखने का प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने लाभ की बात कही थी कि भारत में किसके कारण बेहतर स्थिति बन पाई निवेश के लिए, तो पहला मैंने बात कहा था अवसंरचना का बेहतर होना। और अगर भारत के सामने अभी और चुनौती है तो वो अवसंरचना का बेहतर ना होना एक चुनौती है। अवसंरचना कई स्तर पर देखी जा सकती है। अवसंरचना कहने का मतलब अब जो है विशेष तौर पे 2020 के बाद अवसंरचना दो क्षेत्रों में बढ़ जाता है। एक तो लॉजिस्टिक सेक्टर है ही, और दूसरा जो है वो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है। हालांकि जब भी बातें होंगी तो आपको ये बात का ध्यान रखना होगा कि आप किस पेपर का आंसर लिख रहे हैं। अगर इकोनॉमी को लिख रहे हैं तो वहां आप कोशिश करें कि दोनों को सेपरेट करके लिखें। अगर जेनरिक आंसर लिख रहे हैं तो फिर यू कैन मर्ज दिस टू इन वन। तो ये चीजें हैं। पहली अवसंरचना का अंतराल, जैसा कि मैंने आपको बताया। एक और बात वर्ल्ड बैंक के द्वारा ही कहा गया था कि जो भारत की स्थिति है विशेष तौर पे LPI विच मीन्स लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आता है कि 139 आउट ऑफ 139 कंट्रीज 38 पे भारत है। एक चीज जो आपको एक डेटा के माध्यम से मैं बताऊंगा, आपको समझने की आवश्यकता है शायद वो ये कि लॉजिस्टिक जो क्षेत्र है भारत में अभी भी बहुत ज्यादा कॉस्टली है। विश्व स्तर पे जो विकसित कंट्री हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, वहां की जो लागत है लॉजिस्टिक सेक्टर में वो दरअसल 8 to 10% के आसपास है औसतन। भारत में लॉजिस्टिक क्षेत्र में जो ये लागत है वो तकरीबन 14% के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो वही बातें कही जा रही है कि भारत को ये जो लागत है, एग्जाम्पल के तौर पे कहें कि यदि 100 रुपये कुछ भी, अगर 100 रुपये का सामान अगर हम यातायात मतलब के लिए ये करें, लॉजिस्टिक क्षेत्र में यूज कर रहे हैं, तो तकरीबन 14 रुपये उसमें लॉजिस्टिक का वो कॉस्ट आता है। तो वही बातें कही जा रही है कि लॉजिस्टिक कॉस्ट आने के कई कारण होते हैं। आपके पास अगर बेहतर सड़क नहीं है, अगर बेहतर सड़क नहीं है मतलब प्रॉपर नहीं है, मतलब तो टाइम टेकिंग होगा। अगर टाइम टेकिंग हुआ तो ईंधन ज्यादा लगेगा, ईंधन ज्यादा तो फिर अगर एक चीज अगर डिलेल हुआ तो ये चेन जुड़े होते हैं और फिर ये जो समस्याएं और भी विकराल हो जाता है। तो एक बात समझने की जो चुनौती क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि अवसंरचना अंतराल का होना। दूसरा श्रम बाजार की कठोरता। श्रम बाजार यहाँ पे नहीं होना चाहिए था दरअसल, फिर भी श्रम बाजार की कठोरता कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज भी हमारे इकोनॉमी के तकरीबन 90% जो कार्यबल है वो दरअसल मतलब संगठित नहीं है, असंगठित क्षेत्र है, जिसको हम लोग कह देते हैं, एक शब्द इसके लिए आता है फ्रीलांसिंग प्रकार का। बहरहाल असंगठित क्षेत्र आप कहकर ही चले, मतलब ये कि जो हमारी अगर 100 लोग काम कर रहे हैं तो 100 लोग में 90 लोग असंगठित क्षेत्र में हैं। और असंगठित क्षेत्र संगठित क्षेत्र क्या है मैंने काफी दफा बताया, एक बार फिर से अगर मैं ये कह दूं, अगर जो नियोक्ता है, नियोक्ता मतलब जो एम्प्लॉयर है, जो नौकरी को सृजित किया है, जिसके यहाँ लोग एक तरीके से कहें आप काम कर रहे हैं, अगर वो जो भी आपके और उनके बीच अनुबंध है, अगर वो लिखित तौर पे है, विच मीन्स कि हाँ आप 10 से 5 आएंगे, आपकी जो भी बीमा है, तमाम चीजें जिसे हम कह देते हैं कि सामाजिक सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, अगर वो प्रोवाइड कर रहा तो ऐसी चीजें जहां भी हो रही उस क्षेत्र को दरअसल हम कह देते हैं ये संगठित क्षेत्र है, जहां ना कार्यावधि का कोई निश्चित है, मतलब जब मन करे तब आपको बॉस बुला रहा,
तो अगर ऐसी स्थिति है, ना छुट्टी प्रॉपर है, ना स्वास्थ्य की सुविधा, ना किसी और प्रकार की सुविधा, तो ऐसे क्षेत्रों को हम लोग असंगठित क्षेत्र कह देते हैं, जो कि काफी खतरनाक होता है। और इसी खतरनाक क्षेत्र में भारत के 90% मजदूर कार्यरत है। तो श्रम बाजार की कठोरता, श्रम यहाँ पे एक मैं इसको तकनीकीगत रूप से भी देखना चाहूंगा कि पहले बात तो ये कि 2019 से पहले कोई विशेष श्रम संबंधित नियमावली या फिर जो कोडेड है, संहिता है, वो नहीं था। 2019 में श्रम संबंधी जो भी कानून है वो आई, तभी कोरोना भी साथ में आ गया 2020 में। तो 2020 के बाद भारत सरकार ने कई बार इसे मतलब जो 2019 में आया था उसको संशोधित किया, क्योंकि 2020 में कई ऐसे नए नए हमारे सामने चुनौती आए, जिसको आंकते हुए, जिसको समझते हुए भारत सरकार ने अपने जो ये है नियमावली है जो पिछले वर्ष से आया था उसमें सुधार किया। सीधे तौर पे ये कहें कि 2019 और 20 में आई कानून के माध्यम से मैं कानून पढ़ने का थोड़ा सा प्रयास किया, चूंकि मुझे समझना था बेहतर तरीके से। लेकिन कानून पर जो भी तमाम चीजें थी, अंततः कंक्लूजन के तौर पे ये आया, और जो संपादकीय थे जिन्होंने ये लिखा था, उन्होंने अंततः बात ये कही कि इतना जटिल है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसको पालन करना नियोक्ता के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो वही बातें कही कि हम व्यवहारिक तौर पे कानून तो ले आए, लेकिन व्यवहारिक तौर पे इतना ज्यादा वो कठोर है, इतना ज्यादा कठिन है कि बहुत ज्यादा यूं कह ले तो पालन करना मुश्किल है किनके लिए, जो नियोक्ता है उनके लिए। तो ये चीजें हैं। एक बात और कही जा रही थी, मुझे आप इसे हास्यास्पद स्थिति या कुछ भी कह लें, दरअसल ये कि भारत में जितने भी इंजीनियरिंग लोग करते हैं उसका एक आंकड़ा है कि दरअसल 80% लोग, सीधे शब्दों में कहें तो बिना काम के हैं। मतलब उनका मतलब कोई मतलब ही नहीं रह जाता, उनके पास इतना ज्यादा स्किल नहीं है कि वो प्रॉपर तरीके से अपने इंजीनियरिंग को ये कर पाए। हालांकि कोरिया एक बहुत छोटा सा कंट्री है जो इस मामले में बहुत ज्यादा है। वो तकरीबन अपनी जो 95% इफिशियंसी है अपने एजुकेशन सेक्टर का, वो यूज करता है कहाँ, अपने कॉर्पोरेट सेक्टर में। जबकि भारत के 80% जो इंजीनियरिंग लोग हैं वो बिना काम के, मतलब स्किलफुल नहीं है, अगर एक शब्दों में ये कहें। और चूंकि हमारे सामने एक और नई चुनौती आई है, चूंकि एआई के मतलब यू कह लेने के बाद, एआई के आ जाने के बाद काफी ऐसे सेक्टर है जहां एआई से संबंध लोगों को तवज्जो दिया जा रहा। और ऐसे डेटा प्रकाशित हुआ हाल ही में कि अभी भारत में जितनी कार्यबल है उसमें से तकरीबन 2.5% यानी 2.5% के आसपास ही लोग ऐसे हैं जो एआई संबंधित चीजों के साथ तर्कसंगत तरीके से काम कर सकते हैं, तर्कसंगत तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक चुनौती ये भी है कि हम जो ये 2.5% जनसंख्या है, चूंकि तमाम चीजें एआई आधारित ही होने वाली है आने वाले दिनों में, तो कहीं ना कहीं एआई से जुड़ी जो भी प्रशिक्षण है उसको देने की आवश्यकता है। अगली जो चुनौती है वो है बैंकिंग क्षेत्र की चुनौतियां। जैसा कि आपको पता है कि कोई भी अर्थव्यवस्था का संचालन दरअसल बैंकों के थ्रू ही होता है। अगर आपके पैकेट में कुछ अगर धनराशि है तो वो धनराशि या तो एटीएम से आया होगा, या तो आप जाकर बैंक से निकाले होंगे या पोस्ट ऑफिस से निकाले होंगे। अगर नहीं है, फोन में है, तो फोन का संबंध भी कहीं ना कहीं बैंक से होगा। तो वही बातें कही जा रही कि किसी भी अर्थव्यवस्था में यदि सुचारू रूप से वित्तीय स्थानांतरण को संबोधित करना है, सुनिश्चित करना है, तो उसके लिए आपके जो बैंकिंग व्यवस्था है वो सुदृढ़ होनी चाहिए। और हमारे देश में बैंक को लेकर एक बहुत बड़ी एनपीए की समस्या है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो तकरीबन, हालांकि विगत वर्षों में बैड बैंक करके एक योजना आई थी, विशेष तौर पर एक नीति थी भारत सरकार की, जिसके माध्यम से जितनी भी एनपीए है उसको रिकवरी किया जाए। बैड बैंक की अवधारणा क्या है, थोड़ा सा अगर ये समझे, मान लिया जाए मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ जो किसी बैंक के साथ मैं ये करता हूँ, दरअसल साठगांठ की आप किन किन लोगों को ऋण दिए हो। उन्होंने बताया कि अमुक व्यक्तियों को मैं ऋण दिया हूँ और जो एनपीए में बदल गया है, वो नहीं वापस कर रहे। वो क्या कहेगा कि चलिए मैं उनसे वसूल लूंगा, मान लिया 5 लाख का एनपीए है, तो आप मुझे 2 लाख रुपया मेरे से ले लो या 3 लाख ले लो, मैं 5 लाख वसूल कर लूंगा। ये कंसेप्ट को ही बैड बैंक जो है ना वो कहा गया। तो ये ऐसी स्थिति, यानी कि इस तरीके का परिकल्पना लाने के बाद वित्त मंत्री सीतारमन जी ने लाई थी 18 के आसपास शायद, यदि मैं सही हूं तो वहां के बाद की स्थिति सुधरी है। और अभी तकरीबन अगर डेटा आप देखें तो 2.8% एनपीए के आसपास है, मतलब एनपीए 2.8% के आसपास है। मतलब 1 करोड़ रुपया अगर दिया जा रहा तो तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए क्या है,
3 लाख अगर मान ले तो वो एनपीए में चले जा रहे हैं अभी। हालांकि स्थिति बेहतर है और इसका भविष्य भी बेहतर है, क्योंकि विगत वर्षों में जिस तरीके से एनपीए को कवर किया जा रहा है वो सराहनीय है भारत सरकार के द्वारा। अगली चुनौती है वह भूमि अर्जन संबंधी चुनौतियां। जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर कोई भी बड़ी कंपनियां आपके देश में, आपके अर्थव्यवस्था में आती है, तो आपके पास कोई एक ऐसा विधि होना चाहिए, कोई एक ऐसा काउंटर या फिर यूं कह ले खिड़की होनी चाहिए, विंडो होनी चाहिए, जिसके माध्यम से तुरंत जो भी जमीन का जो ये काम है वो हो सके। भारत में ऐसा अभी कुछ भी नहीं है, एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि भारत सरकार विभिन्न राज्यों से ये बात प्रस्तावित है कि जो भी ये है उसको क्या कहते हैं, मतलब ऑनलाइन जमीन को ना वो किया जाए। तो अगर ऐसा हो पाता है तो स्थिति और बड़ी बेहतर होगी। यानी कि अगली चुनौती क्या है, बेहतर सॉरी भूमि अर्जन संबंधी चुनौतियां। नेक्स्ट वन है बौद्धिक बौद्धिक संपदा अधिकार, आईपीआर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। मैंने जैसा कि आपको बताया जब मैं इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधी बातें कर रहा था, विशेष तौर पे जो इकोसिस्टम है, स्टार्टअप इकोसिस्टम बेहतर कैसे हुआ उसकी बात कर रहा था, तो वहाँ आईपीआर को बेहतर तरीके से इलेबोरेट किया था। थोड़ा सा मैं ये बता दूं, आईपीआर दरअसल चुनौती इसलिए भी है ना, क्योंकि भारत में इतने ज्यादा विशेष तौर पे कंपनियों के पास जागरूकता नहीं है कि वो अपनी जो भी नए नए इनोवेशन हुए उसको आईपीआर के तौर पे वो सुदृढ़ करा पाए, वो पेटेंट दिला पाए, पेटेंट करा पाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, यूं कह ले तो चुनौती है कि भारत के भारतीय, जैसे कि आप एग्जाम्पल देखे होंगे कई बार, अपने हालिया एग्जाम्पल में बता रहा हूँ कि जो नीम है दरअसल, जिससे हम लोग दातुन वगैरह करते हैं, नीम का पत्ता है जो स्वास्थ्य संबंधी काफी फायदे मतलब फायदेमंद है, उसका जो यूज करके दरअसल अमेरिका में कई ऐसी कंपनियां थी जो कई ऐसे दवाई बना ली और फिर वो पेटेंट लिए करवा दिया। तब भी भारत सरकार ने उसके अगेंस्ट एक्शन लिया कि नहीं ये तो हमारी पारंपरिक तरीके से चलती आ रही है, तो इसे आप कैसे करा सकते हो। तो फिर बातें फिर बनी, बेहतर हुई, मतलब उनका जो पेटेंट है वो रद्द कराया गया। वही बातें कही जा रही कि भारतीय अर्थव्यवस्था में संलग्न भारतीय इकोनॉमिस्ट जो है, इकोनॉमिस्ट तो नहीं कहना चाहिए, जो व्यापारी है दरअसल कॉर्पोरेट जगत है, काफी मात्रा में वो इस बात को लेकर लचर पचर जैसी स्थिति होती है उनके अंदर, इन मतलब पेटेंट नहीं करवाते, एक शब्दों में कहे तो ये भी एक चुनौती है। अगला दरअसल हो गई चिंताएं समाप्त। अब हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो निवेश है, निवेश गंतव्य को, मतलब इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन को और बेहतर करने हेतु भारत सरकार क्या क्या उपाय अपना सकती है और अभी तक क्या क्या उपाय अपनाई है, उन चीजों को देखने का प्रयास करते हैं। ठंडा बहुत ज्यादा है, आप जहां भी हो बचकर रहें। खैर, निवेश गंतव्य को विच मीन्स इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन को और बेहतर करने हेतु भारत सरकार द्वारा क्या क्या उपाय अपनाए जा सकते हैं। पहला, अवसंरचना के विकास में त्वरण या फिर यूं कह ले अवसंरचना के विकास को गति देना। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि भारत की जो लॉजिस्टिक व्यवस्था है, लॉजिस्टिक्स रसद क्षेत्र है, तकरीबन 14% के आसपास लागत के साथ वर्तमान में अवस्थित है। वहीं विश्व स्तर में जो औसतन लॉजिस्टिक में खर्च आती है तकरीबन 8 से 10% है, तो औसत से भी हम बहुत ज्यादा हैं। वही बातें कही जा रही कि कहीं ना कहीं भारत सरकार को सबसे पहले ये लॉजिस्टिक कॉस्ट है इसको घटाना होगा। उसके लिए क्या होगा कि जो अवसंरचना विकास में कार्य जो काम हो रहे हैं उसको तेज गति करना, उसको जैसा कि आपको पता होगा कि वर्षों वर्ष तकरीबन कई दशकों तक सड़क बनते रहते हैं, दशक तो ज्यादा मैं कह दिया, कई वर्षों तक दरअसल। तो उस जो टाइम फ्रेम है उस टाइम फ्रेम को थोड़ा कम किया जाए, और ये बात सत्य है कि नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में ये स्थिति और बेहतर हुई है और आने वाले दिनों में और बेहतर होगा। अगला जो कदम है जो उठाया जा सकता है वो ये कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाया जाए। जब भी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है मेरे जहन में एक ही जो राज्य है वो ध्यान में आता है, वो है गुजरात। हालांकि इसके पीछे भी आप कह सकते हो कि वर्तमान में जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी,
हालांकि मैं अभी उनका एक पॉडकास्ट आया है जो जीरोधा के, क्या नाम है, निखिल कामत जी हैं जो जीरोधा के को फाउंडर हैं, उन्होंने किया है और मैं कुछ देर तक देखा था, फिर समय नहीं मिला, फिर मैं देखूंगा। मैं ये कहना चाह रहा कि उसमें भी उन्होंने काफी अपनी जो पुरानी बातें हैं ना गुजरात को लेकर, वो अपने जीवनी को लेकर, वो देखने की, बहुत कुछ सीखने की, मतलब आइडियल बातें हैं आपको सीखने, मतलब आपको नहीं, मुझे सीखने की आवश्यकता। उनमें एक बात, हालांकि मैं इस पे बाद में बात, मतलब बाद में बताऊंगा कि मैंने क्या क्या, पूरे जो पॉडकास्ट है उसकी समरी में चाहूंगा कि मैं आपको दूं, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, उनकी अपनी नीति, अपनी जो भी है वो हो सकती है, लेकिन एज अ स्टूडेंट, एज अ नागरिक, बहुत कुछ ऐसी चीजें होती हैं। ये नॉइज पोल्यूशन करने वाले हैं ना, इनके ऊपर बहुत बड़े कार्रवाई होना चाहिए। हालांकि पास में ही चौकी है, पर चौकी सिर्फ चौकी है, कुछ करता नहीं है। बहरहाल मैं ये कह रहा था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करने की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में, सब कॉर्पोरेट सेक्टर में, ताकि निवेश और ज्यादा से ज्यादा हो। जैसा कि मैंने आपको कहा कि गुजरात एक ऐसा राज्य बन गया है जहाँ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज्यादा है, पहले स्तर पे अगर आप ये देखें तो। सिर्फ यही नहीं, गुजरात ही नहीं, जो भी आप कोस्टल एरिया देख ले, आप वहां से चले आए, गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, इधर हैदराबाद, फिर ऊपर आ जाए आप बंगाल तो नहीं, खैर, तो ये जो कोस्टल एरियाज है जहाँ से ज्यादा एक्सपोर्ट होता है, अगर उसको देखें तो वहाँ की जो स्थिति वो बेहतर है पूरे भारत में। हालांकि यूपी ने भी काफी हद तक अभी फिलहाल जो ये है, क्या नाम, ऊपर नोएडा वाला सेक्टर है, उन तमाम क्षेत्रों को बेहतर करने हेतु, इंडस्ट्री से लैस करने हेतु यूपी सरकार ने काफी हद तक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है। और ये खुद ये आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल में बातें की गई थी। बहरहाल तो एक उपाय क्या किया जा सकता है, पहली बात तो ये, एक मैं मतलब इन तमाम चीजों से हटकर एक बात कहना चाहता हूँ। सब कुछ आप, मतलब बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर आपके यहाँ है, आप बहुत ज्यादा डिमांड क्रिएट कर रहे हो, बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, पोटेंशियल है आपके डिमांड और सप्लाई में, लेकिन जो व्यक्ति जो दरअसल कोई भी इकोनॉमी तभी ज्यादा बेहतर करेगा जब बाहरी ये आएंगे। कोई भी, मैं कहने से बचूंगा, विशेष तौर पे भारत, क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, वो इकोनॉमी जो है वो रुपया पर आधारित नहीं है, वो डॉलर पर आधारित है। रुपया कितना भी बड़ा कर लो, कुछ भी कर लो, इससे आप विश्व स्तर में ना कंपटीशन नहीं, मतलब ये जीत पाओगे, नहीं बढ़ा पाओगे, जब तक कि आप अपने इकोनॉमी को डॉलर वाइज नहीं ग्रो कर पाए। तो वही बातें की जा रही कि डॉलर कहाँ से लाओगे, बाहर से कैसे आएगा, एफडीआई से। एफडीआई कैसे बेहतर होगा जब इन्हीं चीजों को आप करोगे, ईज ऑफ डूइंग जो बिजनेस है उसको बेहतर करोगे। तो अंततः आपको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अच्छा करना ही होगा, सुदृढ़ करना ही होगा, ताकि लोग आसानी से आए, पैसे लेकर आए और फिर आपकी इकोनॉमी में लगाए, और फिर जो भी है कारोबार वो आगे बढ़ेगा। अगला जो कदम उठाए जा सकते हैं जिसके माध्यम से निवेश को बढ़ाया जाए, वो है श्रम विधि में सुधार और कौशल विकास को बढ़ावा देना। हालांकि प्रधानमंत्री जो विकास कौशल योजना है वो किस हद तक उपयुक्त है, ये बात तो कहने का है, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि 2019 से पहले भारत सरकार के पास कोई विशेष ऐसा श्रम कानून नहीं था, श्रम संहिता नहीं थी। 19-20 में आती है और वो इतना ज्यादा जटिल है, मैं पढ़ा, मुझे ध्यान में नहीं है, पर उसके कोर शब्द ध्यान में, मतलब अगर थोड़ा सा एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं तो जितने नियोक्ता हैं, मतलब जो भी जॉब प्रोवाइडर है, उनको एक एक जो भी व्यक्ति उनके अंदर गए तो उनको लाइसेंसिंग व्यवस्था वगैरह वगैरह, उनकी जो भी सोशल वेलफेयर है, बीमा है वगैरह वगैरह सब दिया जाएगा। दरअसल इतना ज्यादा उनके ऊपर कानूनी रूप से बोझ या बाध्यता डाल दिया गया है कि वो उसको सरवाइव कर ही नहीं सकते। हालांकि ये आप कह सकते हो अव्यवहारिक है, कानून ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर मैं मजदूर के नाते में कहूँ तो ये भी सही है कि बिना कानून के अगर सरकार, मतलब बिना कानून के अगर वो काम कर रहे, बिना हक के काम कर रहे, बिना सोशल सिक्योरिटी के काम कर रहे, तो उनके लिए भी कोई आवाज उठाना चाहिए, जो कि सरकार ने उठाया। दोनों पहलू है, लेकिन यहाँ बातें क्या कही जा रही कि जो भी श्रम संहिता है, जो श्रम से जुड़े कानून है, वो इतने जटिल है कि उनको लागू करना बहुत मुश्किल है। तो क्या कहा जा रहा है कि इसको सरल बनाने की आवश्यकता है, ताकि ये जो सरलतम विचार है वो नियोक्ता के हक में भी जाए और मजदूर जो श्रमावधि हैं उनके हक में भी जाए। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं निवेश और बेहतर हो पाएगा। जैसा कौशल विकास के बारे में मैंने कहा ही कि भारत में जितने भी इंजीनियरिंग लोग आते हैं, इंजीनियरिंग करते हैं, 80% लोग बिना काम के होते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई का रिपोर्ट कह रहा है। तो आरबीआई, माफ कीजिएगा, आरबीआई नहीं,
लेबर रिपोर्ट करके एक संस्था है, वो रिपोर्ट जारी की जिसमें ये बातें कही कि भारत की जो इंजीनियरिंग व्यवस्था है उसमें तकरीबन 80% लोग अनस्किलफुल है, मतलब महज कहने मात्र का डिग्री है, काम का कुछ भी नहीं। तो ये बातें थी। तो वही कहा जा रहा है कि आपको स्किल भी देने की आवश्यकता है। अगला जो बातें है, भूमि सुधार और डिजिटलीकरण करना। चूंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भूमि अगर बेहतर अगर कम समय में आपको नहीं मिल रहा, अगर कोई नियोक्ता है या फिर कह ले कोई नया स्टार्टअप शुरू करने वाला है और उस स्टार्टअप हेतु, या छोड़िए ना स्टार्टअप हेतु, कोई विदेशी कंपनी आपके देश की अर्थव्यवस्था में आती है, अपने मान ली जाए टेलीकम्युनिकेशन संबंधी जो भी उनके कंपनी है वो स्थापित करना चाहती है, तो उसके लिए टावर खड़ा करना पड़ेगा, वहां जमीन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके देश में पारदर्शिता के साथ सिंगल विंडो के साथ अगर जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो वो संभावना है कि वो लौट कर चला जाएगा। और ऐसा हुआ है, कई बार ऐसा हुआ है कि सिंगापुर की कंपनी, ब्रिटेन की कंपनी आई, लेकिन उनको इतना ज्यादा यहाँ घूमना पड़ा कि वो तबाह होकर चली गई। तो ये बातें हैं कि कहीं ना कहीं आपको सबसे पहली बात की जो भूमि सुधार, भूमि लेन देन संबंधी जो नियमावली है उसको सुधार कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा हो सके तो इन तमाम चीजों को डिजिटलीकरण कर दीजिए, डिजिटल पे ले आइए, ताकि मैनुअली कम हो सके, ताकि जो भी बात विवाद है वो ऑनलाइन हो सके, और चीजें अगर ऑनलाइन होती है तो जल्दी हो जाएगा, टाइम टेकिंग नहीं होगा। तो ये बातें कही जा रही। नेक्स्ट वन है शिक्षा और कौशल विकास को संवर्धन करना। जब भी शिक्षा की और कौशल विकास के संवर्धन की बात आती है, ये तमाम चीजें तभी संभव हो पाते हैं जब आपकी जो भी एजुकेशन सिस्टम है वो अगर बेहतर हो। हालांकि भारत सरकार ने जो NEP 2020 विच मीन्स न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाया, इसकी ये काफी हद तक सही भी है, क्योंकि इसको इसी प्रकार से डिजाइन ही किया गया कि आने वाले समय में स्किल के ऊपर भी ध्यान दिया जाए। हालांकि ये चीजें अभी फिलहाल आपको देखने को नहीं मिलेगा। कोई भी एजुकेशन का जो सामाजिक एजुकेशन की बात कर ले, पूरे सिस्टम की बात कर ले, तो एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल में ये नहीं बदलता। इसके लिए आपको तकरीबन 1 दशक, 1.5 दशक, 10 से 15 साल मतलब इंतजार करना पड़ेगा। वही बातें कही जा रही कि जो NEP है आने वाले, क्योंकि 15 में 20 में अगर हुआ तो 30-35 के आसपास इसकी जो भी पॉजिटिव बातें हैं, सकारात्मक पहलू है, वो दिखेगा। लेकिन फिलहाल क्या करने की आवश्यकता है, PM जो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, इस प्रकार की योजनाएं लाई जाए, और उन योजनाओं के माध्यम से जो भी अर्थव्यवस्था में विद्यमान कार्यबल है उसको शिक्षित प्रशिक्षित किया जाए, स्किल दिया जाए। तो ये बातें थी। अब अगर ऐसा हो पाता है, अगर सरकार ऐसा करती है, तो आने वाले दिनों में विशेष तौर पे भारतीय अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने से कोई नहीं रोक सकता, और ज्यादा से ज्यादा निवेश आएगा। जो भी उभरती अर्थव्यवस्था है भारत का, उसमें निवेश का एक उत्तम, या यूं कह ले तो भरपूर स्थान होगा। तो आज के टॉपिक में सिर्फ इतना ही। तो ये रहा आज का पूरा लेखा जोखा। अगर मैं थोड़ा सा त्वरित पुनरावलोकन करूं तो कुछ बातें ये कही गई। दरअसल मैंने जो टॉपिक थी वो टॉपिक ये था कि जो भारत की उभरती वैश्विक अर्थव्यवस्था है उसमें निवेश का क्या महत्व है, और विगत वर्षों में भारत के जो निवेश बेहतर हुए उसके पीछे का क्या कारण है। फिर हम लोगों ने देखा कि क्या चुनौती है, और अंत में देखा कि इस निवेश अवस्था को, इस निवेश अवसंरचना को और बेहतर करने हेतु भारत सरकार क्या क्या उपाय अपना सकती है। और अगर इससे कोई जुड़ा सवाल अगर आपका है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर मेंस में भी इस प्रकार के सवाल आते हैं तो आप कई डायमेंशन के साथ चीजें बता सकते हैं। हालांकि बहुत ज्यादा चांस है, क्योंकि आप एक देखकर चले, इसमें हमने भविष्य को भी देखा, वर्तमान को भी देखा और पास्ट को भी देखा। कुछ ऐसी ही व्यवस्थाएं जुड़ी होती है आपके मेंस के सवाल में, जो विशेष तौर पर UPSC द्वारा पूछी जाती है। वो ये कि वहां आपको वर्तमान को भी दिखाना होता है, भविष्य को भी दिखाना होता है, और ये जो वर्तमान और भविष्य है इसका विगत वर्ष क्या रहा, इसका पास्ट क्या रहा, उसके आधार पर चीजें कैसे सुदृढ़ होगी उसको भी बताना होता है। आई होप मैंने इसी क्रम में, इसी ढर्रे पे अपने जो भी विषय वस्तु थे उनको एक्सप्लोर किया। मुझे उम्मीद है आपको जरूर इससे मदद मिलेगी यदि आप पूरे सेशन को देखते हो तो। अगर इससे जुड़ा कोई सवाल है तो आप जरूर बताएं, मेरी नजरें चैट बॉक्स पे। और हाँ, जाते जाते एक बात और कि अगर जो कल जैसा कि मैंने आपको थ्रू PPT अपनी बातें रखी, अगर आपने नहीं देखा तो आप जाकर देख ले। आज 64
अगर 64 सेशन है तो वो 63 होगा, दरअसल कल की है, जाकर देखें, वो भी जरूरी है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपने सुना सब, एक मुझे 2-3 मैसेज आए थे टेलीग्राम पे, मैं भूल गया वैसा करना। दरअसल उन्होंने ये कहा था कि सर जो पीडीएफ है उसका, जो आपने एक सिकल सेल वाला और फिर एक एमसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट वाला, अगर पीडीएफ दे पाए तो सही है। बात भी है, जब जैसे मैं भी जब किन्हीं सर को देखता हूँ या फिर कहीं यूट्यूब पे देखता हूँ, तो मेरी उम्मीद या मेरी अपेक्षा ये होती है कि ये पीडीएफ फॉर्म में कुछ दें, ताकि मैं उसको नोट डाउन कर सकूं। और रिवीजन हेतु पीडीएफ का होना जरूरी होता है, तो मैं उसको ये कर दूंगा। जो ये है ना, क्या नाम है, वीडियो के नीचे ही कॉपी करके डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं यदि ऐसा होता है तो। अगर नहीं तो फिर टेलीग्राम में तो रहेगा ही। तो चलिए, आज के लिए सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आप जरूर आज के सेशन से लाभान्वित हुए होंगे। आप खुश रहें, मस्त रहें, देखते रहें व्हाट टू डू फॉर यूपीएससी यूट्यूब चैनल। मिलते हैं कल अपने निर्धारित समय से। जब जब तक के लिए शुक्रिया एंड शुभ रात्रि आप सभी को।